हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी। समय है सुबह के 5 बजे और देखो दोस्त, समय है हमारी क्विज का, मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज जो हम करते हैं रोज डेली 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, आज की क्विज में भी 5 अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हैं और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। हमारी मॉर्निंग की जो करंट अफेयर क्लासेस होती है ना, वहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी इस क्लास का पर्पस क्या है कि उन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर की एक प्रैक्टिस कराई जाए ताकि एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो आपने पढ़ लिया है उसका दोबारा से क्या हो जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दो। देखो, करंट अफेयर का मैं आपको ना वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नॉट फॉर द क्वेश्चन, नॉट फॉर द कॉन्सेप्ट, नॉट फॉर द रिवीजन, तो पूरा आपका काम हो रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज क्लास। आज की क्लास का तो मैं शुरू करता हूं, बट बिफोर गोइंग टू द क्लास यार मैं बता देता हूं, बहुत कुछ आज जानने को, बट इससे भी ज्यादा जानने को है हमारे पास कहां पर, प्लस कोर्सेज। प्लस पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म कोर्सेज जो है हम लेके आ रहे हैं। हर महीने के अंदर ऑलमोस्ट 2 कोर्स हैं। यूट्यूब पर इतना पॉसिबल नहीं है। सो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, ये जबरदस्ती नहीं है, दोज हु वांट टू ज्वाइन, जो जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूपीएससी कैटेगरी में जाइए, सेलेक्ट कीजिए अपना कोर्स। आज एक थोड़ा सा और लोचा हो गया कि थोड़ा सा यार ये अभी जो मैं आपको हिंदी में नहीं दे पाऊंगा, ये इंग्लिश वर्जन है, सो वो स्किप होगी यार वो पीपीटी, बट ये जो है इसका हिंदी वर्जन आपको अपडेट कर दिया जाएगा ना, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अभी मैं बोल दूंगा, हिंदी में आपको पूरा समझा दूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट हिंदी में यार ये पीपीटी में नहीं है, तो ये बाद में आपका अपडेट हो जाएगा। जब आप डाउनलोड करोगे ना ऐप से तो वहाँ पर हिंदी भी आपको मिल जाएगी, बट अभी यहाँ पर नहीं है हिंदी। और अभी इस समय यार कोई है नहीं, तो स्टूडियो में टीम नहीं है हमारी, तो कोई हिंदी ट्रांसलेट इसको कर नहीं पाएगा। सो दिस आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, बट आपको मैं पूरा समझा दूंगा और आपको बाद में पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको कंसीडर करनी है, मतलब कुछ आपको आपकी स्टेटमेंट जो है दी गई है, आपको उनमें से चूज करके सही स्टेटमेंट बतानी है। दोस्तों, रिसेंटली जो एक बिल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक, ये बहुत चर्चा में है, बहुत न्यूज में है। मैं कई बार इस पर डिस्कशन कर चुका हूं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं रिगार्डिंग आईएलपी, इनर लाइन ऑफ परमिट बनता है आपका, शेड्यूल 6 से बनता है आपका, या ये है किस बारे में, बहुत सारी चीजें बनती है। वो सारी की सारी मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन बना के मैं दूंगा। सो आज जो है ये बेसिक क्वेश्चन है अबाउट द सिटीजनशिप बिल 2019 के बारे में। तो देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आसान क्वेश्चन है। द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द सिटीजनशिप बिल, अभी अभी वर्तमान में जो सिटीजनशिप जो नागरिकता बिल 2019 संसद में रखा गया है, विल ऑल्सो अप्लाई टू द ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये कह रहा है कि अभी वर्तमान में जो सिटीजनशिप बिल रखा गया है वो ट्राइबल एरिया यानी कि जो अनुसूचित जनजातीय इलाका है, जनजातीय इलाका जो है उस पर भी लागू होगा। ये जनजातीय इलाका जो होता है, ट्राइबल एरिया जो होता है, भारत के शेड्यूल 6 के अंदर आता है। अनुसूचित जनजातियां, ये शेड्यूल 6 अनुसूची भारत की संविधान की 6 के अंदर आता है। शेड्यूल 6 पवन सर ने पढ़ाया होगा, 12 शेड्यूल होते हैं, 1 to 12 है ना। हर शेड्यूल को आपको याद रखना जरूरी है। सो ये क्या कह रहा है कि जो सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन बिल है ये जनजातीय इलाकों पर भी लागू होगा। कौन सा, उत्तर पूर्वी जनजातीय इलाका, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द बिल ग्रांट्स सिटीजनशिप, इसका उद्देश्य क्या है, ये नागरिकता प्रदान करेगा किसको, पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द हिंदूज। अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, पारसी हो, ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं। बट ये किसके अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अपने देश के नहीं, बांग्लादेश की बात करूंगा मैं, पाकिस्तान की बात करूंगा, अफगानिस्तान की, क्योंकि यहां पर इंडिया में तो हिंदू क्या है मेजॉरिटी में, वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसीलिए मुस्लिम को हमने इसमें इंक्लूड भी नहीं किया है ना, तो हम सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो 2 स्टेटमेंट दी गई है सिटीजनशिप बिल के बारे में। पहला बोला है, क्या ये जो सिटीजनशिप बिल है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो ट्राइबल जनजातीय इलाका है उस पर भी लागू होगा, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, क्या ये बिल जो है, ये जो बिल है इसका पर्पस है कि नागरिकता देगा किसको, जो माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉरिटी समुदाय है, हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी, इनको देगा। अब आपको राइट स्टेटमेंट जो है वो चूज करके मुझे बतानी है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट, देखो ध्यान से, रूट वर्ड क्या आपका इनकरेक्ट है ना, सॉरी रूट वर्ड नहीं, इंडिकेटिंग वर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी, याद रखना। अब इनकरेक्ट तो दोनों ही है भैया, मैंने बताया आपको ये ट्राइबल एरिया में नहीं लगेगा, आपको याद हो तो मैंने बताया था, इट विल नॉट अप्लाई इन द ट्राइबल एरिया और इट विल नॉट अप्लाई इन द इनर लाइन ऑफ परमिट, आईएलपी एरिया में भी ये लागू नहीं होगा।
दूसरा अपन ने पढ़ा यार कि ये ग्रांट तो करता है सिटीजनशिप टू द पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी। अब इसमें पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, तो किस जगह की माइनॉरिटी, क्योंकि हिंदू तो भारत में मेजॉरिटी में है, तो इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो सही जवाब क्या होगा? सी, नाइदर ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है, आराम से बैठ के पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, एक स्कीम है दैट इज नोन एज पीएम आशा, पढ़ाया था। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किस कंटेक्स्ट में बताया था? इसके तहत में कुछ पल्सेस होती हैं, जो पल्सेस, जो कोपरा या अदर पल्सेस जो होती हैं, आपकी दालें जो होती है, उनका सरकार को प्रोक्योरमेंट करना था, लेकिन सरकार अपने टारगेट से बहुत कम रही है। आपको बताया था मैंने, जो प्रोक्योरमेंट है, सरकार को खरीद के अपने पास जो रखना था, वो लगभग कितना था? लगभग 53% जो है सरकार ने वो प्रोक्योरमेंट किया था, और 3 स्टेट तो ऐसे थे जिसमें खाता भी नहीं खुला था। पीएम आशा स्कीम के बारे में मैंने बताया था, तो उसी से रेस्पेक्ट में क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। पीएम आशा और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान एंश्योर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर ग्रोइंग ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। ऑयल सीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? तिलहन, और ये पल्सेस का मतलब क्या होता है? दाल यानी कि दलहन। तो ये जो है पीएम आशा स्कीम जो है, ये प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम मतलब मिनिमम कम से कम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी इसको बोलते हैं, मतलब वो प्राइस जिस पर सरकार आपका प्रोडक्ट खरीद लेगी। ये इंश्योर करता है किस किस की फसल के लिए? ऑयल सीड्स और पल्सेस के लिए। पहली बात तो पल्सेस तो बताया मैंने, तो मे बी स्टेटमेंट जो है आपकी वो आप सोचना गलत है, सही है। दूसरा है प्राइस सपोर्ट सिस्टम, पीएसएस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल बी डन बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसीज विद द प्रोएक्टिव रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि जो प्राइस का सपोर्ट दिया जाएगा ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, साथ साथ में हेल्प ली जाएगी किसकी? राज्य सरकार की भी। तीसरी बात, प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द नॉर्म्स। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये कह रहा है, और जितना भी खर्चा आएगा उसको केंद्र सरकार भुगतेगी। 3 स्टेटमेंट है, आपको कौन सी स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है? आपको यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को तीनों सही लग रहे हैं, बट नहीं, पहली स्टेटमेंट में गड़बड़ है, पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही है। आप कहोगे सर पहली गलत क्यों? तो ये लिखा हुआ देख लो, पीएम आशा वो टू एंश्योर दैट द फार्मर ग्रोइंग द पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड द कोपरा, एक कोपरा और भी आता है, एक्चुअली गेट्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे आर प्रोमिस्ड फॉर देयर क्रॉप्स ईच ईयर। सो अकेला 2 के लिए नहीं है भैया, वो एक और भी है उसके अंदर, एंश्योर दैट द मिनिमम सपोर्ट फार्मर ग्रोइंग ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। सिर्फ ऑयल सीड और पल्सेस नहीं है, यहाँ पर एक चीज और भी है, एंड दैट इज नोन एज कोपरा। ठीक है, 3 चीजें आएंगी, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है और बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी? सही हैं। आगे बढ़ता हूं, बाकी तो आपको पता ही होगा, देख लेना। और इनका यार हिंदी में पीडीएफ, आई एम वेरी सॉरी, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, हिंदी का पीडीएफ जो है ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाद में पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, अभी नहीं हो सकता यार, क्योंकि सुबह मॉर्निंग है, अभी ये था, वरना आपकी क्लास होती नहीं, और क्लास करनी जरूरी थी, तो बाद में हिंदी हम अपलोड कर देंगे, है ना। आप पीडीएफ लोगे, समझ में आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट थी। अभी आपको पता होगा दिल्ली में जो रेप केस का विक्टिम था, निर्भया रेप केस में, दिसंबर 2012 में हुआ था, उसके जो डेथ कन्विक्ट की, जो जिनको मृत्युदंड दिया हुआ है ना 4 लोग, उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो रिव्यू पिटीशन है वो खारिज कर दी, तो उनको जेलर सुप्रिटेंडेंट ने बोला आप भाई मर्सी पिटीशन, दया याचिका जारी कर लो। अनुच्छेद 72 के अंदर दया याचिका आप जारी कर सकते हो, आप किसके पास? राष्ट्रपति के पास में। तो उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर हैं, आपको उसी से रिगार्डिंग में मैंने न्यूज़ कवर की थी अपने मॉर्निंग शो के अंदर, आपको यहाँ पर कुछ सवाल के जवाब देने हैं। अ कन्विक्ट अंडर द स्टेटमेंट ऑफ द डेथ इज अलाउड टू फाइल द मर्सी पिटीशन विद इन द पीरियड ऑफ द 1 मंथ। ठीक है भाई, किसी भी डेथ सेंटेंस किसी को मिल गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी, तो वो कह रहा है कि विद इन 1 मंथ, 1 साल के अंदर वो दया याचिका जारी कर सकता है, फाइल कर सकता है। ये बात सही है या गलत आपको बतानी है। आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द पावर टू द प्रेसिडेंट टू पार्डन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस एंड कंटेन्स सर्टेन केसेस। तो बिल्कुल सही है, तो मैं तो बोल ही रहा हूं, तो दूसरी स्टेटमेंट तो सही है।
प्रेसिडेंट ऑफिस डज नॉट सीक्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द कैबिनेट एडवाइस, इट इज सोनली द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। गलत बात है। हमें पता है राष्ट्रपति जो है वो तो एक रबड़ स्टैंप है ना, रबड़ की मोहर है। बाकी सारा काम जो अंडर आर्टिकल आप जानते हो, अंडर आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 सेज दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। एंड द एडवाइस टेंडर्ड बाय दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग अपॉन द किस पर बताओ, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर वो क्या होगी, सलाह बाध्य होगी। राष्ट्रपति ना उसके बिना कोई काम करेगा और ना ही उनकी मर्जी के बाहर कोई काम करेगा। सो दैट्स व्हाई हमें पता चल गया। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, काटा मार दो इस पे, है ना, ये तो हो नहीं सकता। अब आपको चूज कौन सी करनी है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो करेक्ट स्टेटमेंट ना तो पहली है और ना ये है, ठीक है। ये 1 मंथ में नहीं होता है, 1 वीक होता है। तो ओनली कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट, ठीक है। पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कराया हुआ है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है, इट इज अबाउट द डीम्ड फॉरेस्ट। मतलब डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, याद करो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ पास कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर बात चली, फिर केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की बात की कि हम बोलेंगे, है ना। फाइनल आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एक स्टेटमेंट भी आई थी। तो ये सब उसी के बारे में क्या है देख लेते हैं, न्यूज कवर की हुई है हमने। डीम्ड फॉरेस्ट आर रेफर टू द लैंड ट्रैक्ट दैट अपीयर्स टू बी द फॉरेस्ट। मतलब डीम्ड फॉरेस्ट, डीम्ड मतलब ऐसे है नहीं, वो वन नहीं है बट देखने में वन जैसे लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इलाका होता है जो देखने में पहले से गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में फॉरेस्ट तो नहीं है, पहले से जंगल तो नहीं था, लेकिन आज अगर हम उसको देखें तो जंगल जैसा दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं डीम्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जैसा, जंगल के जैसा, वन के जैसा। तो ये क्या कह रहा है, डीम्ड फॉरेस्ट आर रेफर टू द लैंड ट्रैक्ट दैट अपीयर्स टू बी फॉरेस्ट। ये ऐसा इलाका है जो फॉरेस्ट के जैसा दिखता है बट हैव नॉट बीन नोटिफाइड सो बाय द गवर्नमेंट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। लेकिन सरकार ने उसको रिकॉर्ड में फॉरेस्ट दिखाया नहीं है। तो मैंने बता ही दिया आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है तो ऑब्वियस सही है आपका। अराउंड 10% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन द इंडियन कंसिडर्ड एज द डीम्ड फॉरेस्ट। कह रहा भारत में लगभग 10% एरिया जो है ना वो उसको डीम्ड फॉरेस्ट हम मानते हैं। The freedom to define which tract of the forest qualifies the forest has been प्रोरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1996। ये कह रहा है किसी इलाके को आप डीम्ड फॉरेस्ट या फॉरेस्ट डिक्लेयर करो। भाई कोई क्षेत्र है, मैं उसको कहता हूँ ये वन क्षेत्र है, ये वन के अंदर आएगा। अब वो कह रहा है कि कंप्लीटली ये केंद्र सरकार का अधिकार है। कब से, 1996 से। अब पूछ कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो मैं एक बात बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का है। आप उठा के देखो, वो सीरीज देखोगे, वो लेक्चर देखोगे, आपको मैंने बताया हुआ है ये किसका अधिकार है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये तो गलत हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है इसने, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। अराउंड 10%, ये भी बात गलत है, इतना थोड़ी ना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ऐसा कोई एग्जैक्ट डेटा दिया हो ना आपको तो उसके चांस क्या होते हैं, वो गलत ही होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत, थर्ड भी गलत, तो राइट आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। अगेन मैं बोल रहा हूँ यार, हिंदी का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, आज हिंदी में यहाँ पर मैं आपको नहीं करा पा रहा, बिकॉज यहाँ पर जो अभी है वो अवेलेबल हमारे पास नहीं है। ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना, हिंदी में अपलोड हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिया आपको कंसिडर करनी है। व्हेन द ग्रांट अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉल्स शॉर्टर देन द रिक्वायर्ड। देखो एक बात बताओ, ये आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट के ऊपर था। मैंने बताया था पार्लियामेंट में कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है पास की है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हर मिनिस्ट्री को जब बजट होता है ना, बजट के दौरान कुछ ग्रांट पास की जाती है। भाई डिफेंस को इतना पैसा है ना, रेलवे को इतना पैसा, इसको इतना पैसा, इसको इतना पैसा। ये पैसा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, एक वित्त वर्ष के लिए होता है। मतलब कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, पता है सभी को। अब उसके बीच में पैसा उनको खत्म करना है। अब हो क्या सकता है, पैसा बच भी सकता है और पैसा कम भी पड़ सकता है। भाई खर्चा ज्यादा हो गया, पैसा खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया, 1 साल से पहले खत्म हो गया। अब बजट तो अगले साल आएगा ना, बजट तो साल से पहले आएगा, तो पैसा आएगा कहां से। उसके लिए हमें ग्रांट रखनी पड़ती है, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री या एडिशनल ग्रांट। ठीक है, सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट वो पार्लियामेंट उसको पास करती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जब पैसा बच जाता है वो ऑटोमेटिकली फिर आपका कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, भारत का राजस्व अंडर आर्टिकल 266 266 उसमें ट्रांसफर हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन द ग्रांट अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉल्स शॉर्टर देन द रिक्वायरमेंट एन एस्टिमेट इज द प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट कॉल्ड द सप्लीमेंट्री ग्रांट और एडिशनल ग्रांट। ठीक है, संसद के सामने रखा जाता है, बात सही है।
स्पीकर ऑफ द लोकसभा ब्रिंग सच एक्सेस टू द नोटिस ऑफ द पार्लियामेंट। कह रहा है स्पीकर इसको पार्लियामेंट की नजरों में लेके आता है कि इन लोगों ने ज्यादा खर्चा कर दिया। ये काम स्पीकर का थोड़ी ना होता है, ये काम तो किसका होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग का और पब्लिक अकाउंट कमेटी। सर पढ़ा रहे हैं अभी आपको कमेटीज पढ़ा रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति जो है ना, उसमें होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, उसका काम है। तो स्पीकर को क्यों भाई बिना मतलब बदनाम कर रहे हो तुम लोग? पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामाइंस, लोक लेखा समिति ये एग्जामाइन करती है, ध्यान में देती है दीज एक्सेसेस एंड रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द अप्रूवल। वो ध्यान में रखती है कि ये जो एक्सेस है ना, ये संसद को बता दिए जाए। रिकमेंड्स टू पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल, कि पार्लियामेंट को अप्रूवल के लिए इनके बारे में बताइए। यार ये गलत है, अप्रूवल नहीं है तो खर्चा होने के बाद में डिसाइड। तो फ्रॉम माय साइड ये थोड़ा सा इसमें गलत है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही। सो इसका राइट जवाब जो होगा वो क्या होगा? सी। अप्रूवल नहीं है, पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमेशा जो खर्चा हो जाता है ना, उसके बाद में उसको एनालिसिस करती है। सो थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज रॉन्ग। तीसरा सब गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है और यहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली 1। बात समझ में आई दोस्तों? सो इसका 1 सही है। ये एक्सप्लेनेशन है इसका पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हो दोस्तों। और बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं 8 बजे फिर से आऊंगा आपके लिए करंट अफेयर, बट उससे पहले देखो यार, अनअकैडमी प्लस पे जाना है तो यही कोड अपनाना है आपको। कौन सा है? सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी सब जानते ही हो आप लोग, कोई कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये कोड यूज करना है टू गेट एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इफ यू यूज दिस कोड एज अ रेफरल कोड तो यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। एंड दोस्तों अनअकैडमी पे बहुत सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं विच कैन बी द हेल्पफुल, बिकॉज देखो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, अब आपके पास समय नहीं है ना। सो आपको अपनी प्रिपरेशन को टॉप गियर में लेके आना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पज दिस प्लस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली अ लॉट। बहुत आपको हेल्प करने वाला है। हर महीने वहां पर 2 से 3 हमारे कोर्सेज आते हैं, ज्यादा फोकस तैयारी होती है, ओरिएंटेशन अच्छी होती है, पूरा का पूरा हम काम वहां पे कर रहे हैं। तो फॉर दिस पर्पस यू कैन यूज दिस कोड सुमित 10 एंड गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूं थोड़ी देर के बाद में आपको 8 बजे अपने करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।